चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेना। रिकॉर्डिंग हो रही है। क्लिक कर दो, स्क्रीन के ऊपर है क्या आपके? हाँ, डबल क्लिक। ठीक है, वैसे सेव तो कर देते हैं। डबल क्लिक कर। हाँ जी बच्चे, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ? हेलो मैम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। थीटा क्या था? जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट फोटोन के साथ एंगल बनाता है, जिस एंगल से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्कैटर होता है। और फाई कौन सा एंगल था? जो स्कैटर्ड फोटोन इंसिडेंट फोटोन के साथ एंगल बना रहा था। तो इन दोनों के बीच हम रिलेशन फाइंड करेंगे कि थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फोटोन आपका किस डायरेक्शन में जाएगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम मोमेंटम वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। ये थी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, mvc cos थीटा, एंड ये जो मोमेंटम है mvc sin थीटा इज इक्वल्स टू h न्यू डैश sin फाई। ये कौन सी मोमेंटम है बच्चे? जो y एक्सिस में थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा, MVC से MVC कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। क्या बनेगा, टेन थीटा। दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू डैश h म्यू डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय h म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई। h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय म्यू माइनस म्यू डैश कोस फाई। यहां से क्या है स्टूडेंट्स, यहां से हम म्यू डैश कॉमन लेते हैं टू कैंसिल आउट द, जो ऊपर वाला म्यू डैश है उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से म्यू डैश कॉमन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, म्यू बाय म्यू डैश माइनस कोस फाई। और म्यू डैश और लैम्डा के बीच, लैम्डा डैश के बीच आपको रिलेशन पता है, म्यू और लैम्डा के बीच क्या रिलेशन होता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा कैसे कैलकुलेट करोगे, c इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, c बाय लैम्डा के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन फाई डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश ओवर लैम्डा माइनस कोस फाई। इस इक्वेशन को नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1.16। अब इक्वेशन 1.15 याद है आपको? हेलो हेलो, यस मैम। इक्वेशन 1.15 जो आपकी चेंज इन वेवलेंथ वाली इक्वेशन आई थी। यस मैम। क्या थी, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई, जिसको हम कॉम्पटन रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पर हमने क्या किया, लैम्डा से डिवाइड कर दिया। क्या आ गया वहां पर, लैम्डा डैश ओवर लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन m नॉट c लैम्डा 1 माइनस cos फाई। यहाँ से हम लैम्डा डैश और लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 1 क्या होगा, इस साइड आ जाएगा आपका और प्लस हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा सी। यहाँ पर h अपॉन m नॉट सी क्या था आपका, क्या नाम दिया था हमने इसको, कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम दिया था, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड की थी एक पर्टिकुलर फाई एंगल के ऊपर।
तो उसको हमने लैम्डा सी का नाम दिया, डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आ गया आपका 1 माइनस cos फाई। एक मिनट बच्चे, अभी और कुछ बच्चे और ऐड हो रहे हैं। यहां तक रिलेशन आ गया आपको समझ में? अब लैम्डा डैश और लैम्डा की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? जो टेन थीटा वाला रिलेशन है, इक्वेशन 1.16 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लैम्डा डैश ओवर लैम्डा क्या पुट कर दिया हमने? 1 प्लस लैम्डा सी ओवर लैम्डा, यहाँ माइनस cos फाई, और लैम्डा सी ओवर लैम्डा को हम क्या दे देते हैं? एक और वेरिएबल का नाम दे देते हैं, उसको हमने बोल दिया अल्फा। तो यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स? साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos फाई माइनस ऑफ cos फाई। तो यहां से फिर इसको अरेंज करते हैं, क्या आ जाएगा? साइन फाई डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म को 1 को और माइनस cos फाई को हम कंबाइन कर देते हैं, 1 माइनस cos फाई प्लस अल्फा 1 माइनस cos फाई। तो यहाँ से 1 माइनस cos फाई क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, और क्या रह गया यहाँ पर? 1 प्लस अल्फा, वेर अल्फा किसके इक्वल है आपका? लैम्डा सी ओवर लैम्डा। लैम्डा सी क्या था आपका? कॉम्पटन वेवलेंथ। किसके इक्वल थी? h अपॉन m नॉट सी डिवाइडेड बाय दिस लैम्डा। तो अल्फा क्या हो गया यहाँ से? लैम्डा सी ओवर लैम्डा। देन टेन थीटा किसके इक्वल हो गया? साइन फाई। यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगाओगे? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है साइन 2 थीटा? 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा cos थीटा। यस मैम। ठीक है, यहाँ पर एंगल क्या है? फाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन फाई का फॉर्मूला क्या हो गया? 2 साइन फाई बाय 2 cos फाई बाय 2। ठीक है, अब नीचे वाला फैक्टर देखो, 1 प्लस एल्फा 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पर थीटा क्या है? फाई है आपका, तो 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2 हो गया। इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? cot फाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल्फा। तो ये तो था बच्चे मैथमेटिकल डेरिवेशन, जो आप खुद भी घर पे सॉल्व कर सकते हो आसानी से। अब हम क्या करते हैं? स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि एक पर्टिकुलर फाई की वैल्यू के लिए वेवलेंथ में क्या चेंज आता है और उसके कोरस्पॉन्ड इलेक्ट्रॉन के एंगल पे कितना चेंज आता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिकॉइल होगा, वो हम फाइंड करेंगे। व्हेन फाई इक्वल्स टू 0, फाई को 0 करते हैं तो कोट 0 कितना हो जाएगा? 90 इंफिनिटी। कोट 0 इंफिनिटी, दैट मीन्स tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा विल बी इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ गया आपका? tan थीटा इंफिनिटी कब होता है? जब थीटा कितना हो जाए? पाई बाय 2 हो जाए। ठीक है, और हम कल फाइंड कर चुके हैं फॉर फाई इक्वल्स टू 0, तो जो चेंज इन वेवलेंथ आता है वो कितना आता है? 0 के इक्वल आता है। ये केस डिस्कस किया था ना हमने। फाई इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? जो फोटोन है आपका वो बिना स्कैटर्ड हुए इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन में निकल जाता है। तो यहाँ से फाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स दैट मीन्स जो चेंज इन वेवलेंथ है वो कितना आया आपका? 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ? द फोटोन मूव्स अनस्कैटर्ड व्हाइल द इलेक्ट्रॉन मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोटोन। जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन के रिकॉइल का एंगल, कि इलेक्ट्रॉन कितने एंगल से रिकॉइल होएगा। जब इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पे रिकॉइल होता है तो फोटोन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल जाता है, और उस केस में जो वेवलेंथ में चेंज है वो कितना आता है? 0 आता है। मींस वेवलेंथ आपकी चेंज होती ही नहीं। तो लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा। अब हम क्या करते हैं? फाई को पाई बाय 2 पुट करते हैं।
तो cot पाई यहाँ पर पुट करोगे कितना बनेगा, cot पाई बाय 4। cot पाई बाय 4 कितना होता है, 1। तो यहाँ से इक्वेशन tan थीटा की इक्वेशन क्या बनी आपकी, पुट करो, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस लैम्डा 1 प्लस एल्फा। तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखो tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव 1/1 प्लस एल्फा, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। tan थीटा पॉजिटिव कब रहता है, इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो थीटा किसके बीच लाई करेगा आपका, यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच लाई करेगा। तो डेल्टा लैम्डा इस केस में कितना आता है, 0 और 90 के लिए कल हम कैलकुलेट कर चुके थे, H/m0c आया था आपका 0.0242 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फोटोन आपका 90 डिग्री से स्कैटर होता है इंसिडेंट फोटोन की तो क्या होगा, चेंज इन वेवलेंथ कितना आएगा, 0.024 एंगस्ट्रॉम। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने एंगल से रिकॉइल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड पाई बाय 2, इस एंगल के बीच क्या हो जाएगा, वो रिकॉइल हो जाएगा। अब पाई को पाई पुट करते हैं तो यहां से क्या आएगा, cot पाई बाय 2। cot पाई बाय 2 क्या होता है, 0। cos बाय साइन करेंगे, cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से cot पाई बाय 2 भी कितना हो गया, 0। तो उस केस में जो tan थीटा है आपका वो कितना हो जाएगा, 0। tan थीटा 0 का मतलब थीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा आप कैलकुलेट कर चुके थे कल, फाई इक्वल्स टू पाई के लिए वो आया था आपका 0.0484 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो वेवलेंथ में चेंज आता है फॉर फाई इक्वल्स टू पाई के लिए वो कितना क्या है, मैक्सिमम चेंज आता है। इसका मतलब क्या है, फाई इक्वल्स टू पाई मींस जो इंसिडेंट फोटोन है वो तो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल जाता है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो कितने एंगल से स्कैटर होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेवलेंथ में चेंज मिलता है हमें वो मैक्सिमम किस पे मिलता है हमें, फाई इक्वल्स टू पाई एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए। अब हम स्टूडेंट्स रिलेशन फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल अल्फा। काइनेटिक एनर्जी को अल्फा की टर्म में निकालेंगे हम। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, Yes. समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमें पता है, देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें इलेक्ट्रॉन की इन टर्म ऑफ फोटोन स्कैटरिंग एंगल अल्फा। इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था आपका, रेस्ट में था, मेटल सरफेस के अंदर रेस्ट में था, ठीक है, और फ्री टू मूव, और मेटल सरफेस के अंदर फ्रीली मूव कर सकता था वो, ठीक है। इनिशियली जो उसकी एनर्जी है एज वो क्या था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, तो इनिशियली उसकी एनर्जी कितनी थी, m0c²। जब फोटोन उसे स्ट्राइक करता है तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस पार्ट ऑफ एनर्जी को किसमें यूज कर लेता है, अपने काइनेटिक एनर्जी की टर्म में यूज कर लेता है। तो जो डिक्रीज और जो फोटोन है वो डिक्रीज एनर्जी से क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो फोटोन की जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो इलेक्ट्रॉन ने किस में यूज कर ली, काइनेटिक एनर्जी में यूज कर ली। तो फोटोन क्या हो जाएगा, लेस एनर्जी से क्या हो जाएगा, एमिट होगा। तो एनर्जी, जो फोटोन की जो एनर्जी का डिक्रीज हुआ वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन ने उस कितनी एनर्जी गेन की उसके इक्वल हो जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, फोटोन ने जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड की, कितनी प्रोवाइड की, mc², उसमें से m0 उसके पास रेस्ट में था तब भी, तो कितनी एनर्जी हो जाएगी, m - m0c²। तो जो डिक्रीज इन काइनेटिक जो डिक्रीज इन एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। तो E0 इज इक्वल्स टू h-mu माइनस h-mu डैश। ये इक्वेशन देखो, इनिशियल एनर्जी फोटोन के पास कितनी थी, h-mu, और स्कैटर्ड होने के बाद कितनी एनर्जी मिली उसको, डिक्रीज हुई, वो कितनी हुई, h-mu डैश। तो कितनी रहेगी इस फोटोन के पास, h-mu माइनस h-mu डैश। ये जो एनर्जी है किसकी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, ma'am. ठीक है बच्चे, थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन है तो इसमें थोड़ा सा आपको यू दिखेगा कि कैसे हो रहा है ये।
यहाँ से जब हम देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू डैश की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू डैश की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे आप, बताओ। चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमने म्यू माइनस म्यू डैश निकाली थी हमने वो फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन यूज करके हम क्या करते हैं, म्यू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो वो आपकी किसके इक्वल आई, एच म्यू 1/1 प्लस एच म्यू डिवाइडेड बाय m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस cos फाई। इक्वेशन 1.14 देखो स्टूडेंट्स, बुक है आपके पास? सेंड की रहे थे ना। हेलो, यस मैम है। तो वहां से इस रिलेशन को डिराइव करते हैं बच्चे, म्यू माइनस म्यू डैश वाले रिलेशन से। वहां से म्यू डैश की वैल्यू निकाल लेंगे और वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है एच म्यू इंटू 2 अल्फा साइन स्क्वायर फाई बाई 2 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर फाई बाई 2, वेयर अल्फा किसके इक्वल है आपका, लैम्डा सी। और लैम्डा के, लैम्डा सी क्या था, कॉम्पटन वेवलेंथ, वो किसकी इक्वल थी, एच अपॉन एम नॉट सी के, एम नॉट सी। और लैम्डा किसके इक्वल था, म्यू बाय सी। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, एच म्यू ओवर एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये क्या है, ई नॉट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये क्या है, फाई स्कैटरिंग एंगल ऑफ द फोटोन। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने डिराइव कर दिया। यहाँ से हम केस डिस्कस करें, जब फाई एंगल 0 करते हैं तो क्या होगा, साइन 0 इज 0। तो जो एनर्जी है फोटोन इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी, 0। फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 पुट करते हैं तो ई नॉट आपके पास कितना आता है, पाई बाई 2 पुट करो यहाँ पर, साइन पाई बाई 2 इज 1, तो कितना आया, 2 अल्फा ओवर 1 प्लस 2 अल्फा इंटू एच म्यू। यहाँ से देखो पाई बाई 2 पुट करोगे तो कितना बनेगा, साइन पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 ओवर 2, तो ये कितना बन गया, पाई बाई 4 बन गया, ठीक है। साइन पाई बाई 4 1 बाय रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ से ई नॉट भी कितना बन गया आपका, एच म्यू 2 अल्फा ओवर 1 प्लस 2 अल्फा फॉर फाई इक्वल्स टू पाई। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा। यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी किसकी टर्म में निकाली है, स्कैटरिंग एंगल फाई की टर्म में। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इन टर्म ऑफ थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन फोटोन की डायरेक्शन में बना रहा है, ठीक है, फोटोन इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन के साथ बना रहा है। ई नॉट वापस कर जो भी करें उसको म्यूट कर दिया। ये देखो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल आई थी, अभी हमने ऊपर वाले सेक्शन में देखा है, ई नॉट किसकी इक्वल है, एच म्यू इंटू 2 अल्फा साइन स्क्वायर फाई बाई 2 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर फाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो क्या टर्म बचती है आपके पास, एच म्यू 2 अल्फा, यहाँ पर क्या हो गया, 1 ओवर साइन स्क्वायर फाई बाई 2, उसको हमने क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 प्लस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू एच म्यू 2 अल्फा। यहाँ पर हम रिलेशन क्या यूज करेंगे, जो कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 है, स्टैंडर्ड रिलेशन यूज करेंगे, कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस कोट स्क्वायर फाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर फाई बाई 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर फाई बाई 2 प्लस 1, और ये 2 अल्फा इसके साथ में है ही, तो यहाँ से ई नॉट क्या आ गया, एच म्यू 2 अल्फा। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर फाई बाई 2, ये वाला रिलेशन यूज करेंगे।
कोट 5/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा किसके इक्वल है, tan थीटा के। तो ये रिलेशन यूज किया हमने। यहाँ से क्या आ गया, कोट स्क्वायर 5/2 के रिलेशन को हमने पुट कर दिया। कोट स्क्वायर 5/2 किसके इक्वल है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये टर्म आई 1 प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर देखो tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, h म्यू 2 अल्फा। वो cos स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर था उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो h म्यू 2 अल्फा cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस अल्फा होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको सॉल्व किया हमने। नेक्स्ट स्टेप h म्यू 2 अल्फा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखो क्या कर दिया हमने स्टूडेंट्स, ये जो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर है इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, क्या आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसके साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या बना साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो दूसरी टर्म है यहाँ से क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। उन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म आएगी, एक 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा वाली ये टर्म है, तो यहाँ से 2 अल्फा कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया। यहाँ से एक और टर्म आई है आपकी स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो आपकी ये वो टर्म रही। नेक्स्ट क्या आता है, h म्यू 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो ये 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया हमने, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, h म्यू 2 अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको इस टर्म को सॉल्व करते हैं, ये क्या बन जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर को 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इस टर्म को हमने क्या कर दिया, 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन 1.19 आ जाती है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ई नॉट क्या है, ई नॉट और थीटा के बीच, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो एंगल बना रहा है उसके बीच। अब आता है एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो चेंज इन वेवलेंथ वाला रिलेशन है वहां से उसको यूज करेंगे। आपके पास चेंज इन वेवलेंथ किसके इक्वल आया था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई। तो जो लैम्डा वाली टर्म है, लैम्डा को हम क्या करेंगे राइट साइड में ले जाते हैं, तो किसके इक्वल आ जाता है, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई। ये तो लैम्डा डैश की टर्म में है। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखें तो फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी, म्यू डैश c बाय लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू c ओवर लैम्डा प्लस h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos फाई। यहाँ से क्या आता है, म्यू डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो c बाय लैम्डा यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 प्लस h अपॉन m नॉट c लैम्डा 1 माइनस cos फाई। इक्वेशन 1.20 आ जाता है। c बाय लैम्डा आपको पता ही है किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी म्यू के इक्वल होता है, और h अपॉन m नॉट c लैम्डा दैट इज अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos फाई। ठीक है, दोनों तरफ हम h से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या होती है, h म्यू डैश इज इक्वल्स टू h म्यू 1 प्लस अल्फा 1 माइनस cos फाई। दिस इज इक्वल्स टू h म्यू 1 प्लस 2 अल्फा, इसको हम 1 माइनस cos फाई को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर फाई बाय 2। तो इक्वेशन 1.21 आ जाती है। तो ये था बच्चा एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन, कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसने अपनी कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी और उसके बाद वो कितनी एनर्जी से स्कैटर हुआ, यानी कि डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। अब आता है स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट।
एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया गया था स्टूडेंट्स? कॉम्पटन ने अपनी थ्योरी दे दी थी, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे, बोथ एंड गीगर। 1925 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को वेरीफाई किया। तो स्टूडेंट्स, अगर कॉम्पटन इफेक्ट ट्रू है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन और जो फोटोन है वो एक साथ साइमल्टेनियसली क्या होने चाहिए? एमिट होने चाहिए। जब एक्स रे फोटोन क्या होता है, उन जो सबस्टेंस है उसके ऊपर स्कैटर करेगा तो क्या होगा? जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो एक साथ एमिट होने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया? एक चैम्बर लिया, उस चैम्बर में दो काउंटर रखे, एक था फोटोन काउंटर और एक था इलेक्ट्रॉन काउंटर। फोटोन काउंटर फोटोन को काउंट करेगा और इलेक्ट्रॉन काउंटर इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा। और इस चैम्बर में उन्होंने हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है। और एक चैम्बर को उन्होंने क्या कर दिया? प्लेटिनम फॉयल से क्या कर दिया? कोट कर दिया, जिससे जो फोटोन काउंटर है, फोटोन काउंटर को प्लेटिनम फॉयल से उन्होंने क्या कोट कर दिया था। तो जो फोटोन काउंटर है उसके अंदर सिर्फ फोटोन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन काउंटर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को काउंट करेगा, ठीक है। और ये दोनों काउंटर इस तरीके से रखे गए थे, जब एक्सरेज को हम फॉल करते हैं तो वो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। दो कंपोनेंट में यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, एक्सरे इंसिडेंट करते हैं तो एक कंपोनेंट इसका फोटोन के साथ फोटोन काउंटर में जा रहा है और एक कंपोनेंट इसका इलेक्ट्रॉन काउंटर में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या था? उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो उसने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या देखा? जब एक्सरे को हम फॉल करते हैं इस काउंटर के ऊपर तो जो हाइड्रोजन गैस है वो आयनाइज हो जाती है। एक्सरे के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज होगी तो क्या होंगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। तो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होंगे? जो फोटोन काउंटर है, जो फोटोन काउंटर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि ये क्या करेगा? डायरेक्टली जो एक्सरे फोटोन है उसके लिए सेंसिबल नहीं है। ये क्या करेगा? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जब जनरेट होगा तभी उसको काउंट करेगा, तभी वो फोटोन को काउंट करेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जो 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस एक्सपेरिमेंट में ये मिला कि अबाउट 10% केसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो फोटोन है वो साइमल्टेनियसली एमिट होते हैं। तो इन 10% ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही कॉम्पटन ने क्या कहा कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और फोटोन क्या होते हैं? साइमल्टेनियसली एमिट होते हैं, ठीक है। अब जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसको हम विजिबल लाइट के लिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट की कंडीशन है जो इलेक्ट्रॉन है आपका विद इन द मेटल सरफेस वो क्या होना चाहिए? मेटल सरफेस में रेस्ट में होना चाहिए और क्या हो? फ्री टू मूव विद इन द मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? जब हम क्या करेंगे? हाई एनर्जी की रेडिएशन को फॉल करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग फोर्स है वो क्या करे? जो बाइंडिंग फोर्स को ओवरकम कर दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है मेटल सरफेस के ऊपर? हमने स्टार्टिंग में कंडीशन डिस्कस की थी। जो इस केस में जो हम रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे वो हाई एनर्जी की होनी चाहिए, तभी आपको कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो हाई एनर्जी की होनी चाहिए। हाई एनर्जी की होंगी तो जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं मेटल सरफेस के अंदर एज फ्री पार्टिकल। यहाँ पर विजिबल लाइट के लिए हम ऑब्जर्व क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो विजिबल लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि जो इलेक्ट्रॉन का आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम हाइड्रोजन के एटम का एग्जांपल लें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आते हैं, तो जो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी वो क्या होगी इसके कंपैरिजन में? वेरी वेरी लेस। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम इस केस में फ्री ट्रीट नहीं कर सकते। तो विजिबल लाइट के लिए हम कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये थी कॉम्पटन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आज की मीटिंग हम यही एंड करते हैं। हेलो मैम। यस मैम। समझ में आया आज का टॉपिक? यस मैम। आज थोड़ा सा मैथमेटिकल था तो एक बार आप खुद से पेन और कॉपी लेके डिराइव करके देखना उसको, ठीक है। ओके ओके मैम।
ठीक, ओके, मैम ये PDF सेंड कर देना। ठीक है। पीडीएफ बुक नहीं है आपके पास? No, ma'am. बुक तो परचेज करनी पड़ेगी बच्चों आपको। नो मैम बुक नहीं है। ठीक है, मैं पीडीएफ कर दूंगी आपको, मैसेज कर दूंगी। हाँ मैम कल ले आएंगे book।